यहाँ तक कि जब मौत की सजा नहीं होती है तब भी कई कुख्यात हत्यारे पाते हैं कि उनके कर्म जेल के अंदर उनका पीछा करते हैं। एक डरे हुए अपराध सरगना से लेकर एक जुर्राब में लिपटे ताले से पीट पीट कर मार डाला गया। उसकी आंखें लगभग फाड़ दी गईं और उसकी जीभ लगभग काट दी गई। एक क्रूर सीरियल किलर को 47 बार चाकू मारा गया। भाग्य का अपना एक तरीका है जो अपना घातक न्याय देता है। यहाँ कुछ सबसे खतरनाक हत्यारे हैं जो जेल में बुरी मौत मरे। ली रॉय मार्टिन। ली रॉय मार्टिन, जिन्हें द गैफनी स्ट्रैंगलर के नाम से जाना जाता है, दक्षिण कैरोलिना के गैफनी शहर से एक बहुत ही बदनाम सीरियल किलर था। उसने कहा था, कभी कभी खबरें नहीं होती हैं और लोगों को खबरें बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। वाकई उसने 1967 और 1968 के बीच चेरोकी काउंटी के छोटे से शहर में अपराध करके खूनी खबरें बनाई। 20 मई 1967 की रात को एनी लुसील डेडमंड ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी और अपने पति रोजर को दक्षिण कैरोलिना के गैफनी में एक डोनट की दुकान के बाहर छोड़ दिया। शराब पीने के बाद उनका ऐसा व्यवहार कुछ हद तक सामान्य था जिससे रोजर को तुरंत उनकी गुमशुदगी की चिंता नहीं हुई। अगली सुबह एक डरावनी खबर आई। एनी का शव दक्षिण कैरोलिना के यूनियन और उत्तरी कैरोलिना के स्पिंडल शहरों को जोड़ने वाले एक राजमार्ग के बीच में मिला। उसका गला घोंटा गया था और उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने रोजर पर हत्या का शक करते हुए अपनी जांच उस पर केंद्रित की। रोजर द्वारा अपनी बेगुनाही पर जोर देने के बावजूद थोड़े से सबूतों के आधार पर जूरी ने उसे दोषी ठहराया। उसे 18 साल जेल की सजा हुई और उसे यूनियन काउंटी जेल कैंप भेज दिया गया। कहानी खत्म? बिल्कुल उल्टा। 9 महीने बाद फरवरी 1968 में 20 वर्षीय नैन्सी कैरोल पेरिस का अपहरण कर लिया गया। रात में अपने कुत्ते को टहलाने जाने के बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो उसके पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच 14 वर्षीय लड़की नैन्सी क्रिस्टीन राइनहार्ट जनवरी 1968 से लापता थी। ऐसा लग रहा था कि इन अपहरणों का कोई संबंध नहीं है। 8 फरवरी 1968 को गफनी लेजर के मैनेजिंग डायरेक्टर बिल गिबन्स को ली रॉय मार्टिन नाम के एक अनाम व्यक्ति का फोन आया। मार्टिन ने दावा किया कि उसने एनी डेडमंड की हत्या की है और उनके पति इसका दोषी नहीं है। मार्टिन ने गफनी इलाके में 2 और लाशों के स्थानों का भी खुलासा किया और गिबन्स को एक विशेष निर्देश दिया। बेनाम कॉलर, बस वहां जाओ और देख लो। शेरिफ को अपने साथ ले जाओ, अकेले मत जाओ। पुलिस बताए गए जगहों पर गई और नदी के किनारे एक पुल के नीचे नैन्सी कैरोल पेरिस का नंगा लाश पाया। उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उसके साथ बलात्कार भी हुआ था, लेकिन इस बार उसकी पीठ पर सिगरेट के जले हुए निशान थे। पुलिस को नैन्सी राइनहार्ट का भी लाश मिला जिसके साथ भी बलात्कार हुआ था और उसका गला किसी रस्सी जैसी चीज से दबाकर हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस 2 हत्याओं की जांच कर रही थी तब मार्टिन ने बिल गिबन्स को फिर धमकी दी कि वो और भी हिंसा करेगा। अपनी बात रखते हुए उसने 15 साल की ओपल डायने बक्सन का अपहरण कर लिया। उसने ओपल को अपनी कार की डिक्की में बंद कर लिया जब वो अपनी बहन के साथ स्कूल बस स्टॉप जा रही थी। ओपल की बहन ने बाद में पुलिस को कार की जानकारी दी। कुछ दिनों बाद पुलिस को ओपल का लाश जंगल में मिला। उसका चाकू मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इसके तुरंत बाद बड़े पैमाने पर तलाश शुरू हुई। तलाश के दौरान 2 स्वयंसेवक हेनरी ट्रांसो और लेस्टर स्किनर ने एक काली सेडान कार को एक गंदगी वाली सड़क पर खड़ी देखी जो पुलिस द्वारा बताई गई कार से मिलती थी। उन्होंने कार का पीछा किया जब तक कि वो एक घर के गेट पर रुक नहीं गई। उन्होंने कार का नंबर लिख लिया और वहां से चले गए। कार मार्टिन की थी जिसे जल्दी ही पकड़ लिया गया जब उसकी कार उस जगह के पास देखी गई जहां ओपल का लाश मिला था। 17 फरवरी को मार्टिन पर 4 हत्याओं का आरोप लगाया गया। इसके कुछ समय बाद 28 फरवरी को रोजर डेडमंड जेल से रिहा हुआ जिसने गलती से 9 महीने जेल काट ली थी एक ऐसे अपराध के लिए जो उसने नहीं किया था। कामकाजी प्रक्रिया के दौरान मार्टिन ने लगातार जूरी ट्रायल नहीं चुना बल्कि जज के सामने ट्रायल करना चुना। आखिरकार उसे सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उसे लगातार 4 उम्र कैद की सजा मिली। गाफनी के शेरिफ ने बाद में बताया कि मार्टिन को मौत की सजा नहीं दी गई क्योंकि सबूत कैसे मिले थे इस बारे में चिंता थी। इस बात का खतरा था कि गलती की वजह से मार्टिन पूरी तरह से बरी हो सकता था। सेंट्रल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में अपनी सजा काटते हुए मार्टिन ने अपनी मां को एक डरावनी कबूलनामा किया। उसने दावा किया कि उसका हिंसक हिस्सा हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और कहा कि इस बुरे व्यक्तित्व ने उसके शारीरिक कार्यों पर कब्जा कर लिया था। मार्टिन की मौत हिंसक हो गई जब उसका एक साथी कैदी केनेथ रमसे ने 31 मई 1972 को उस पर चाकू मार दिया। मार्टिन की हत्या के तुरंत बाद रमसे ने अपनी कोठरी में फांसी लगा ली। थॉर्निस क्रिश्चियनसेन 1970 के मध्य से अंत तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में बहुत डरावनी घटनाएं हुईं जिससे पूरा इलाका डर गया।
इसे लुक अलाइक मर्डर कहा गया। इस भयानक घटनाओं में कई छात्राएं मारी गईं, जिनके लंबे सीधे बाल और शरीर एक जैसे थे। यह सिलसिला 1976 के अंत में शुरू हुआ, जब 21 साल की जैकलीन रुक गायब हो गई। उसी दिन एक और लड़की मैरी सैरिस भी गायब हो गई। 1977 की शुरुआत में 21 साल की पैट्रिसिया लेनी भी ऐसे ही गायब हुई। इन तीनों लड़कियों के लाश बाद में दूर दूर जगहों पर मिले, जिनके सिर में गोली मारी गई थी। इन मामलों के बीच का संबंध एक रहस्य बना रहा, लेकिन 1969 में एक बड़ी खोज हुई। 24 साल की लिडिया प्रेस्टन की जान बाल बाल बची, जब एक आदमी ने उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की और उसके कान में गोली मार दी। बहुत घायल होने के बावजूद वो भागने में कामयाब रही और बाद में एक बार में हमलावर को पहचान लिया। इस वजह से थॉर निस क्रिस्टियनसेन को गिरफ्तार किया गया, जिससे पहले पूछताछ हुई थी, लेकिन उसे संदेही नहीं माना गया था। 1980 की शुरुआत में थॉर क्रिस्टियनसेन पर सांता मोनिका में लॉरा बेंजामिन की हत्या का आरोप लगा। उसने पहले पागलपन का नाटक किया ताकि उसे सजा न मिले। जैसे जैसे मुकदमा बढ़ा, उसने माना कि उसकी मानसिक समस्याओं की वजह से उसने ऐसा किया। इसके बावजूद जूरी ने उसे हत्या का दोषी ठहराया, क्योंकि सबूत और विशेषज्ञों ने बताया कि उसने अपनी योजना बनाई थी। कुछ महीनों बाद सांता बारबरा में क्रिस्टियनसेन फिर से मुकदमे का सामना कर रहा था, इस बार इस्ला विस्टा इलाके में कई हत्याओं के लिए। उसने सभी आरोपों को कबूल कर लिया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलने के 1 साल से भी कम समय में क्रिस्टियनसेन की मौत हो गई, जब 30 मार्च 1981 को जेल के आंगन में उस पर चाकू मारा गया। जिसने उस पर चाकू मारा उसकी कभी पहचान नहीं हो पाई, जिससे उसकी हिंसक कहानी का अंत एक रहस्य बना रहा। एल्बर्ट डिसाल्वो 1962 से 1964 के बीच बोस्टन इलाके में कई हत्याएं हुई, जिन्हें बोस्टन स्ट्रैंगलर कहा गया। यह हत्यारा अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था, जिनकी उम्र 19 से 85 साल के बीच थी और उनका घर बोस्टन और उसके आसपास था। पुलिस और जासूसों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हत्याओं का पता नहीं चल पाया। 6 मार्च 1965 को मैसाचुसेट्स के एक बदमाश अल्बर्ट डी साल्वो ने सारी हत्याओं को कबूल कर लिया। अल्बर्ट डी साल्वो ने बोस्टन स्ट्रैंगलर होने का कबूलनामा लिखा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। इसलिए उसे सिर्फ रेप के मामले में सजा हुई, जिसमें उसे उम्र कैद हुई। उसे उन 13 महिलाओं की हत्या के लिए कभी चार्ज नहीं किया गया, जिनका बलात्कार किया गया था, और उनके घरों में रस्सी, स्टॉकिंग्स और तार से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसका दावा कि वह कई महिलाओं का हत्यारा है विवादित रहा, और इस बारे में बहस होती रही कि वह वास्तव में इन अपराधों में शामिल था या नहीं। यह बहस तब तक चलती रही जब तक कि 2013 में कहानी नहीं बदल गई। देखिए, डीएनए तकनीक में तरक्की के कारण कुछ मामलों की फिर से जांच हुई। जुलाई 2013 में मारिया सुलिवान, जो स्ट्रैंगलर की आखिरी शिकार थी, के शरीर पर मिले वीर्य के डीएनए का मिलान डी साल्वो के भतीजे के डीएनए से हुआ। इस वाई डीएनए कनेक्शन ने एक पारिवारिक संबंध का सुझाव दिया, क्योंकि यह पुरुष रिश्तेदारों में समान होता है। इस खोज ने अन्य संभावित मैचों के 99.9% को बाहर कर दिया। अधिकारियों ने तब डी साल्वो के शरीर को निकाला और अगले दिन परिणाम आ गए। सुफोक काउंटी के जिला अटॉर्नी ने कहा कि आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला था कि अल्बर्ट डी साल्वो ने ही मैरी सुलिवान की हत्या की थी। डीएनए टेस्टिंग की नई तकनीक की वजह से हमने अपराध वाले जगह से मिले डीएनए का मिलान डी साल्वो से किया है और पाया है कि वही हत्यारा है। अब बात करते हैं उसकी गिरफ्तारी और उम्र कैद की। साल 1967 में डी साल्वो 2 और कैदियों के साथ ब्रिजवाटर स्टेट हॉस्पिटल से भाग गया। उसने एक नोट छोड़ा जिसमें कहा था कि वह वहां की बुरी हालत और अपनी मानसिक समस्याओं को दिखाने के लिए भाग रहा है। पुलिस ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3 दिन बाद ही वह अपने वकील की मदद से खुद ही सरेंडर हो गया। फिर उसे वालपोल जेल भेज दिया गया, जो एक बहुत सख्त जेल है। फिर 25 नवंबर 1973 को डी साल्वो की जेल की इन्फर्मरी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रॉबर्ट विल्सन नाम के एक शख्स को उसका हत्या करने वाला बताया गया, जो विंटर हिल गैंग से जुड़ा था, लेकिन उसके खिलाफ केस में जूरी फैसला नहीं कर पाई और उसे बरी कर दिया गया। बाद में उसके वकील ने बताया कि डी साल्वो की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह जेल में ही दूसरे लोगों से सस्ती दवाएं बेच रहा था, जो कि जेल के एक गुट को पसंद नहीं आया था। इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। डोनाल्ड लेरॉय एवंस। डोनाल्ड लेरॉय इवांस की कहानी बहुत डरावनी और रहस्यमयी है। साल 1991 में जब उसे पकड़ा गया तो उसने हैरान कर देने वाला कबूलनामा किया कि
कि उसने 21 राज्यों में 70 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। अगर यह सच होता तो वह अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर होता। इवांस के मुताबिक वह अपने शिकार को रेस्ट एरिया और पार्क में ढूंढता था, जहां से अक्सर लोग गायब हो जाते थे। ऐसा लगता था कि वह ट्रक स्टॉप पर हुई कई अनसुलझी हत्याओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस को शक था। हालांकि इवांस कुछ हत्याओं से जुड़ा था, लेकिन उन्हें शक था कि वह उन सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार है जिनका उसने दावा किया था। उनके शिकार की पसंद अक्सर बेघर और सेक्स वर्कर जैसे लोग जांच को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना देते थे, क्योंकि इन समूहों के लापता होने की रिपोर्ट कम होने की संभावना होती है। लेकिन सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? 1 अगस्त 1991 को इवांस ने मिसिसिपी के एक पार्क से 10 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया। उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। 4 दिन बाद कोलोराडो में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने लगभग तुरंत ही हत्या कबूल कर ली। मुकदमे में मेडिकल परीक्षक ने गवाही दी कि लड़की होश में थी और उसे पूरे दिन दर्द हो रहा था। 16 अगस्त 1993 को इवांस को मिसिसिपी की जूरी ने यौन उत्पीड़न और हत्या का दोषी ठहराया। सजा सुनाने के 3 दिन बाद जूरी ने आजीवन कारावास के विकल्प को ठुकराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। कार्यवाही के दौरान इवांस ने खुद ये कहकर मौत की सजा की इच्छा व्यक्त की, मैं मानवता के खिलाफ अपने अपराधों के लिए राज्य द्वारा मार डाला जाना चाहता हूं। 1999 में मौत की सजा पर रहते हुए इवांस का अंत उस समय हो गया जब शॉवर के लिए चलने के दौरान साथी कैदी जिमी मैक ने उस पर घातक हमला किया। मैक ने हमले के लिए एक अस्थायी जेल चाकू का इस्तेमाल किया। मैक के कार्यों का सही मकसद स्पष्ट नहीं है, हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि मैक, जो काला था, इवांस के अपने व्हाइट सुप्रीमिस्ट विचारों के बारे में खुले तौर पर डींग मारने से उकसाया गया था। इवांस की मौत के बाद जिस जिला अटॉर्नी ने उसका मुकदमा चलाया था, उसने टिप्पणी की, हम उसका शोक नहीं मनाते हैं, हम बस उसकी फाइल बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोगों के बारे में आप उनके बारे में कुछ अच्छा कह सकते हैं। उसके जीवन में मैंने जो कुछ भी देखा वह शुद्ध आत्मसंबंध था और जितना मैंने कभी देखा है उतना ही बुराई के करीब था। वाइटी बल्जर। जेम्स जोसेफ व्हाइटी बुल्गर एक बहुत ही क्रूर गैंगस्टर थे जो बोस्टन में विंटर हिल गैंग नाम की एक गैंग चलाते थे। यह गैंग ज्यादातर आयरिश लोगों की थी। उन्होंने 1970 से 1990 तक बोस्टन में अपराध की दुनिया पर राज किया। वे इतने खतरनाक थे कि अमेरिका की पुलिस FBI ने उन्हें 16 साल तक सबसे ज्यादा वांछित अपराधियों की लिस्ट में रखा। सिर्फ ओसामा बिन लादेन ही उनसे ज्यादा समय तक इस लिस्ट में रहे थे। बुल्गर ने बहुत सारे लोगों को मार डाला और बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई, इसलिए उन्हें अमेरिका का सबसे डरावना अपराधी माना जाता था। उनकी कहानी पर ही एक फिल्म बनी थी जिसका नाम द डिपार्टेड है। उसमें जैक निकोलसन ने बुल्गर जैसा किरदार निभाया था। बुल्गर बचपन से ही बदमाश थे। उन्हें छोटी छोटी चोरी और मारपीट के जुर्म में कई बार जेल जाना पड़ा। 1956 में तो उन्होंने गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें अमेरिका की सबसे खतरनाक जेलों में बंद कर दिया गया। इनमें से एक जेल अल्काट्राज भी थी। वहां उन पर एक खास तरह की दवा LSD का प्रयोग किया गया ताकि उन्हें जेल से जल्दी छोड़ा जा सके। साल 1965 में जेल से निकलने के बाद बुल्गर फिर से अपराध की दुनिया में आ गए। उन्होंने एक और गैंग, क्लीन गैंग के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उस वक्त 2 गैंग आपस में लड़ रहे थे। गलती से बुल्गर ने एक आदमी को मार डाला, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। साल 1972 में वे मुलेन गैंग में शामिल हो गए और जल्दी ही बोस्टन के सबसे बड़े अपराधी बन गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला और डराया धमकाया ताकि कोई उनके खिलाफ गवाही न दे सके। साल 1969 में विंटर हिल गैंग के कुछ बड़े लोगों को घोड़े की दौड़ में धांधली करने के जुर्म में पकड़ा गया। इसके बाद बुल्गर गैंग का पूरा नेता बन गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वो 1974 से ही पुलिस FBI के लिए काम कर रहा था। उसका एक बचपन का दोस्त FBI एजेंट जॉन कोनोली था। बुल्गर कोनोली को इटालियन माफिया और अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी देता था। बुल्गर ने खास तौर पर पैट्रियाका क्राइम फैमिली के बारे में बताया, जो उसका दुश्मन था। कोनोली की मदद से बुल्गर को 1969 में पकड़ा नहीं जा सका। 1980 के दशक में बुल्गर ने अपना अपराध का काम बढ़ा दिया। वो ड्रग्स बेचने वालों से पैसे वसूला करता था और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को हथियार देता था। हालांकि उसने साउथ बोस्टन में हेरोइन बेचने की इजाजत नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को उसके बारे में शक होने लगा और उन्होंने 1984 में उसकी जांच शुरू कर दी। इसी दौरान उसके दोस्त एजेंट कोनोली ने उसे खबरदार कर दिया। इसके बाद बुल्गर भाग गया और 16 साल तक पकड़ा नहीं गया। आखिरकार उसे 2011 में कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। साल 2011 में पुलिस FBI ने बुल्गर को पकड़ने की योजना बनाई।
उन्होंने उसे फोन करके बताया कि उसके घर के नीचे पार्किंग में उसका सामान वाला डिब्बा खुल गया है। जब बुल्गर देखने गया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस वाले ने कहा, हमें हाथ ऊपर करो। बुल्गर ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन जब पुलिस ने उसे घुटने टेकने को कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। पुलिस वाले ने कहा, उसे अपने कपड़े गंदे नहीं करने थे, जमीन पर तेल लगा था, इसलिए वो घुटने नहीं टेकना चाहता था। बुल्गर उस वक्त 81 साल का था, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था। 6 जुलाई 2011 को बुल्गर पर 48 जुर्म लगाए गए, जिनमें से 19 हत्या के जुर्म थे। साल 2013 में उसे 31 जुर्मों का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। इसके साथ ही उसे 5 साल की और सजा भी मिली। जेल जाने के बाद बुल्गर को कई जेलों में रखा गया। सबसे ज्यादा समय वो फ्लोरिडा की कोलमैन जेल में रहा। 30 अक्टूबर 2018 को उसे वेस्ट वर्जीनिया की हजेल्टन जेल ले जाया गया। वहां दूसरे कैदियों ने उसकी हत्या कर दी। वो उस वक्त 89 साल का था और चलने फिरने में असमर्थ था। कैदियों ने उसे मारने के लिए जुर्राब में ताला रखा था। कहा जाता है कि उसकी आंखें भी निकाल दी गई थीं। डोनाल्ड हार्वे ने कहा, मैं जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ खुद था। मौत का दूत कहलाने वाले डोनाल्ड हार्वे एक अमेरिकी सीरियल किलर थे। उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने 87 लोगों को मारा है, लेकिन उन्हें सिर्फ 37 हत्याओं का दोषी ठहराया गया। हार्वे ने 1970 से 1987 तक लोगों को मारना शुरू किया। वो अस्पतालों में नर्स के सहायक का काम करते थे और वहीं मरीजों को मारते थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में हार्वे ने केंटुकी के लंदन में मैरी माउंट अस्पताल में काम करना शुरू किया। 10 महीनों में उन्होंने कम से कम 12 मरीजों को मार डाला। इसके बाद उन्होंने कई अस्पतालों में मरीजों को मारना शुरू किया। हार्वे ने कई तरीकों से लोगों को मारा। वो खाना या इंजेक्शन में जहर मिला देता था। उसने इंसुलिन की ज्यादा मात्रा देकर, दम घुटने से, लाइफ सपोर्ट बंद करके और खून में बीमारी फैलाकर लोगों को मारा। कभी कभी वो मरीज के पेट में कोट हैंगर डाल देता था, जिससे मरीज की मौत हो जाती थी। हार्वे ने 17 साल तक अपने जुर्म छुपाए रखे, लेकिन 1987 में एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया। एक मरीज की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसके पेट में जहर था। डॉक्टर को शक हुआ कि हार्वे ने ही मरीज को मारा है। हार्वे ने कहा कि अगर उसे पकड़ा नहीं जाता तो वो और भी लोगों को मारता। उसने कहा, मुझे लगता था कि मैं सही काम कर रहा हूं। मैं लोगों को दर्द से छुटकारा दिला रहा था। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं कभी बहुत बीमार हो जाऊं और मुझे सांस लेने के लिए मशीन लगी हो तो कोई आएगा और मेरा अंत कर देगा। अगस्त 1987 में हार्वे ने 24 हत्याओं की जिम्मेदारी ली और उसे उम्र कैद की सजा हुई। बाद में उसने और 9 हत्याओं की कबूल की, जिसके लिए उसे 20 साल की और सजा हुई। कुल मिलाकर हार्वे ने 37 हत्याओं की कबूल की, लेकिन उसने कहा कि उसने शायद 50 से ज्यादा लोगों को मारा होगा। 28 मार्च 2017 को जेल में हार्वे की बहुत पिटाई हुई। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसे दूसरे कैदी जेम्स एलियट ने मारा था। चार्ल्स श्मिड अमेरिका में एक सीरियल किलर था जिसे टुसन का पाइपेट पाइपर भी कहा जाता था। वह 5 फुट 3 इंच का छोटा था, इसलिए खुद को लंबा दिखाने के लिए बड़े बड़े काउबॉय के जूते पहनता था। इन जूतों में उसने कपड़े के टुकड़े भर रखे थे। चार्ल्स हॉवर्ड श्मिड जूनियर नाम का यह आदमी बहुत अजीब था। उसने अपने बाल काले रंग के कर लिए थे और चेहरे पर एक तिल भी बना लिया था ताकि वह डरावना दिख सके, लेकिन उसके चेहरे के पीछे बहुत बड़े राज छुपे हुए थे। 1964 में उसकी पहली झांक हत्या हुई जब उसने 15 साल की एलिन रो को मार दिया। श्मिड ने अपनी 18 साल की गर्लफ्रेंड मैरी फ्रेंच और अपने दोस्त जॉन सॉन्डर्स की मदद से उसे रेगिस्तान में बुलाया। वहां उसने रो का बलात्कार किया और उसे मार डाला और एक उथली कब्र में दफना दिया। एलिन को केवल इसलिए चुना गया क्योंकि श्मिड जानना चाहता था कि किसी को मारने का क्या अनुभव होता है। श्मिड के दूसरे और तीसरे शिकार बहनें थीं, ग्रेचेन और वेंडी फ्रिच। अगस्त 1965 में उसने 17 साल की ग्रेचेन की हत्या कर दी, जो उससे चुपके से प्यार करती थी, और फिर उसकी छोटी बहन 13 साल की वेंडी को भी मार डाला, जो उसे पकड़ सकती थी। उसने उनके शवों को रेगिस्तान में दफना दिया, जैसे उसने पहले की हत्या में किया था। श्मिड को डर था कि कोई शवों को ढूंढ सकता है। उसने अपने दोस्त रिचर्ड बर्न्स को बताया कि उसने बहनों को मार डाला है और उसे यह भी दिखाया कि उसने शवों को रेगिस्तान में कहां दफनाया है। श्मिड का अंत उसके ही दोस्तों ने कर दिया। बर्न्स श्मिड के कामों और कबूलनामे से बहुत परेशान हो गया, इसलिए वह ओहियो गया और पुलिस को श्मिड की हत्याओं के बारे में बताया। पुलिस पहले तो यकीन नहीं कर रही थी,
लेकिन बर्न्स उन्हें सीधे कब्रों तक ले गया। इस साफ सबूत ने पूरी जांच शुरू कर दी। श्मिट को गिरफ्तार करके हत्या का आरोप लगाया गया। उसके मुकदमे ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जिसमें उसकी डरावनी चाल और उसके जुर्म की बर्बरता दिखाई गई। साल 1976 में उसे हत्या का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 50 साल जेल की सजा में बदल दिया गया। और 20 मार्च 1975 को श्मिट को 2 साथी कैदियों ने 47 बार चाकू मारा। उसकी एक आंख और एक किडनी चली गई और वह 10 दिन बाद 30 मार्च 1975 को मर गया। उसकी कहानी का अजीब अंत यह था कि श्मिट का शव मुर्दा घर से चुरा लिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे वापस पा लिया। जेरार्ड जॉन शेफर वह सबसे बुरा सीरियल किलर है जिसका मैंने कभी इंटरव्यू लिया है। वह सीधे आपकी आंखों में देख सकता है और आप जानते हैं कि वह आपको मारना चाहता है। जब लोगों की रक्षा करने वाला खुद राक्षस बन जाए तो क्या होता है? यह हुआ था जेरार्ड जॉन शेफर जूनियर के साथ, जिसे अभियोजक रॉबर्ट स्टोन ने सबसे ज्यादा सेक्सुअल रूप से विकृत व्यक्ति बताया था जिससे वह कभी मिले थे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने टेड बंडी को एक बॉय स्काउट की तरह दिखाया। पूर्व मार्टिन काउंटी डिप्टी शेरिफ शेफर, जिस पर 30 महिलाओं की हत्या करने का संदेह था, ने अपना पहला ज्ञात हत्या का प्रयास 21 जुलाई 1972 को किया। उसने 2 लिफ्ट करने वाली लड़कियों पामेला वेल्स और नैन्सी ट्रॉटर को झूठे बहाने से हिरासत में लिया कि लिफ्ट करना अवैध है। उन्हें समुद्र तट पर ले जाने का वादा करते हुए वह उन्हें एक सुनसान दलदल में ले गया और बंदूक की नोक पर एक पेड़ से बांध दिया। अपने पुलिस रेडियो पर एक कॉल से बाधित होकर शेफर चला गया, जिससे वेल्स और ट्रॉटर भागकर पुलिस स्टेशन पर मदद ले सकें जहां शेफर काम करता था। जब शेफर को पता चला कि वे भाग गए हैं तो उसने पागल होकर अपने बॉस को फोन किया और अपने बेवकूफी भरे काम को स्वीकार किया। उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया गया और अवैध कारावास और हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। शेफर ने एक याचिका समझौता किया, जिसके कारण एक छोटी जेल की सजा हुई, लेकिन वह जल्द ही अपनी दुष्ट गतिविधियों में वापस आ गया। जमानत पर रिहा होने के केवल 2 महीने बाद शेफर ने अपने घातक इरादों को पूरा करने के लिए 2 और लिफ्ट करने वाली लड़कियों सुसान प्लेस और जॉर्जिया जेसप का अपहरण कर लिया। उनकी हत्या करने के बाद उसने उनके शवों को दफना दिया, जो उस समय मिले थे जब वह अपने पिछले अपराधों के लिए पहले से ही जेल में था। इसने शेफर के घर की तलाशी शुरू कर दी, जिसे उसने अपनी मां और पत्नी के साथ साझा किया, जिसमें एक परेशान करने वाला संग्रह सामने आया। 11 बंदूकें, 13 चाकू और हत्याओं का विवरण देने वाली भयानक छोटी कहानियां। इससे भी अधिक बीमार करने वाली विभिन्न लापता महिलाओं की व्यक्तिगत वस्तुओं का संग्रह था, जिसमें गहने, कपड़े और यहां तक कि इंसानी दांत भी शामिल थे। अभिभूत सबूतों के बावजूद शेफर पर केवल सुसान प्लेस और जॉर्जिया जेसप की हत्याओं के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा मिली, जो उसे अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे रखने के लिए पर्याप्त थी। जेल में शेफर ने कुख्यात हत्यारों जैसे टेड बंडी और ऑटिस टूल से दोस्ती की, उनसे आपराधिक रणनीति पर चर्चा की। जेल में अपने पूरे समय के दौरान शेफर एक ही बात पर अड़ा रहा। इंटरव्यूअर: आप पर क्या आरोप है? जेरार्ड जॉन शेफर: खैर, मुझ पर मूल रूप से 34 महिलाओं की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोई भी कभी 34 नाम, अधिकार क्षेत्र या कुछ और लेकर नहीं आया है। यह एक झूठा आरोप है। वो शेफर जेल में एक पसंद किया जाने वाला व्यक्ति नहीं था। 3 दिसंबर 1995 को वह अपने सेल में मृत पाया गया। उसके चेहरे, सिर, गर्दन और शरीर पर 40 से अधिक बार चाकू मारा गया था। उसकी गला भी काट दिया गया था। उसकी दाहिनी आंख नष्ट हो गई थी और कई पसलियां टूट गई थीं। हमले को एक साथी कैदी विंसेंट रिवेरा ने अंजाम दिया था, जो दोहरी हत्या के लिए सजा काट रहा था। शेफर को जेल में एक मुखबिर होने के कारण मार दिया गया था। कैदियों ने पहले उस पर हमला किया था और एक उच्च रैंकिंग वाले कैदी पर रिपोर्टिंग के लिए उसकी मौत को प्रतिशोध के रूप में देखा गया था। मुखबिरों को टांके लगते हैं। इस मामले में शेफर को टांके से कहीं ज्यादा मिला। जेफरी डामर: जेफरी डेमर इतिहास के सबसे बुरे सीरियल किलरों में से एक है, जिसे मांस खाने के बहुत ही भयानक कामों के लिए जाना जाता है। 13 सालों से 1978 से 1991 तक डेमर ने बहुत डरावना राज चलाया, जिसमें उसने ज्यादातर पुरुषों को मारा और उनके साथ बहुत ही भयानक काम किए, जिससे पूरी दुनिया बहुत डर गई। डेमर ने पहली हत्या 1978 में की थी, जब वह स्कूल से पास हुआ था, ओहायो के बाथ टाउनशिप में। उसने यह जुर्म अपने घर पर किया, जहां उसने बाद में अपने शिकार स्टीवन हिक्स के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, जो उस समय सिर्फ 18 साल का था। यह बहुत ही डरावना काम अमेरिका के सबसे डरावने अपराधों की शुरुआत थी। डेमर की हत्याएं सिर्फ इसलिए नहीं डराती क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा,
बल्कि इसलिए भी कि उसने उनके साथ बहुत ही भयानक काम किए, जैसे कि लाशों के साथ बुरा व्यवहार करना और उनका मांस खाना। वह अक्सर ऐसे लोगों को चुनता था जिनके बारे में उसे लगता था कि कोई उन्हें याद नहीं करेगा। 1978 में पहली हत्या करने के बाद जेफरी डेमर ने 1987 तक किसी की हत्या नहीं की। लगभग 10 साल के इस ब्रेक के दौरान वह अपनी पहचान और बुरी आदतों से लड़ता रहा और कुछ समय के लिए कॉलेज गया, अमेरिकी सेना में रहा और छोटे छोटे अपराध भी किए। उसका दूसरा शिकार स्टीवन टॉमी मिल्वॉकी के एक बार में मिला था। डेमर ने ज्यादातर मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में अपनी हत्याएं की और उसने ज्यादातर गरीब और कमजोर युवा पुरुषों को निशाना बनाया, जिनमें अफ्रीकी अमेरिकी, एशियाई और लातीनी लोग शामिल थे। डेमर ज्यादातर काले लोगों को गे बार, मॉल और बस स्टॉप पर ढूंढता था, उन्हें पैसे या सेक्स का झांसा देकर अपने घर ले जाता था और उन्हें नशीली दवाओं वाली शराब पिलाकर गला घोंट देता था। फिर वह लाशों के साथ गंदे काम करता था, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता था और अक्सर उनके शरीर के हिस्से यादगार के लिए रख लेता था। वह अक्सर हत्या के अलग अलग समय पर अपने शिकार की तस्वीरें लेता था ताकि बाद में हर काम को याद कर सके और उसका मजा ले सके। जेफरी डेमर को 22 जुलाई 1991 को गिरफ्तार किया गया, जब एक आदमी जिसकी कलाई पर हथकड़ी थी पुलिस को डेमर के अपार्टमेंट ले गया, जहां उन्हें शरीर के टुकड़ों की तस्वीरें और दूसरे सबूत मिले। जब एक पुलिस वाले ने डरावनी तस्वीरें देखी तो डेमर डर गया और बोला, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे मरना चाहिए। जेफरी डेमर का ट्रायल जनवरी 1992 में शुरू हुआ, जब देश में काले और गोरे लोगों के बीच बहुत तनाव था, क्योंकि उसके ज्यादातर शिकार काले थे। इसलिए कोर्ट में बहुत सुरक्षा थी, जिसमें गोली रोधी दीवारें भी थीं। उसे 15 फरवरी 1992 को लगातार 15 बार उम्र कैद की सजा हुई और बाद में एक और सजा भी हुई, क्योंकि जूरी ने उसे पागल नहीं माना और उसे सभी जुर्मों का दोषी पाया। जेफरी डेमर की 28 नवंबर 1994 को जेल में एक साथी कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने हत्या कर दी, जिसने उस पर और एक दूसरे कैदी पर लोहे की छड़ से हमला किया। स्कारवर, जिसे बाद में पागलपन बताया गया, ने कहा, भगवान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। 2015 में उसने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि जेल में डेमर की बुरी आदतें, जैसे कि अपने खाने को शरीर के हिस्सों की तरह बनाना, ने भी हमले को बढ़ावा दिया। हमले के 1 घंटे बाद डेमर की मौत हो गई और दूसरा कैदी कुछ दिनों बाद उसकी चोटों के कारण मर गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब और कहानियों के लिए ऑन स्क्रीन कार्ड देखें।